हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 की होने वाली है। सेमेस्टर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। ये हमारा हिंदी में नाम हो जाता है और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपने जो पूरी बुक है वो पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बट बिना पढ़े भी ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से आप होल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करेंगे। यानी सारे ही हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। देखिए, इसकी पूरी ही सीरीज़ है जिसमें मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, यानी इन सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर करवाए थे और आज हमारा पार्ट 3 होगा। एंड देखिए, आपके एग्ज़ाम से पहले एक और पार्ट होगा जो कि हमारा पार्ट 4 होगा, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का मर्ज होगा, जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए होगा। ये होंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग इनको पढ़ें, अब याद करें और यहाँ पर आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन फटाफट 2x की स्पीड में आप इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपके सेमेस्टर या ये कहूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर, लास्ट वीडियो हमने जहाँ देखी थी वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि आपको ये जो नोट्स हैं ये सेल्फ रीड आउट करने के लिए कहाँ मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूँगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद की सैद्धांतिक नींव स्थापित करने के लिए सबसे प्रभावी योगदान क्या रहे हैं। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद की सैद्धांतिक नींव की बात करें या रचनावाद की बात करें, तो इसको स्थापित करने में या इसकी जो स्थापना हुई है उसमें सबसे जो प्रमुख या प्रभावी जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में रचनावाद एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में 1990 के दशक में उभरा। यानी ये जो है ये एक तरह से 1990 के दशक में उभरा था रचनावाद। यह सिद्धांत मुख्यधारा के यथार्थवाद और आदर्शवाद को चुनौती देता है, और ये जो सिद्धांत है ये यथार्थवाद और जो आदर्शवाद है उसको चुनौती देता है, और यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक शक्ति या आर्थिक हितों से नहीं बल्कि विचार, पहचानों, मान्यताओं और सामाजिक संरचना से निहित होता है। यानी हम यहाँ पर जो हमारे विचार होते हैं, पहचान होती है, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, उनको देख सकते हैं। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण को स्थापित करने के वेंडरवेट का योगदान सबसे प्रभावी और केंद्रीय रहा। यानी अगर हम सबसे प्रभावी या सबसे इम्पॉर्टेंट जो योगदान है उसमें हम अलेक्जेंडर वेट्स को देख सकते हैं, जिन्होंने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अलेक्जेंडर वेट्स का योगदान। अलेक्जेंडर वेट्स को रचनावाद का सबसे प्रमुख विचारक माना जाता है, यानी ये सबसे प्रमुख विचारक हैं। उन्हें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रचनावादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप दिया। यानी इन्होंने अपनी बुक में इसे सैद्धांतिक रूप दिया था। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, उनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो यही है कि अराजकता वही है जिसे राज्य बनाता है, या राज्य उसे बनाता है, वही हमारी अराजकता होती है। और यही सेंटेंस यहाँ आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेट्स के प्रमुख विचार। अगर हम वेट्स के प्रमुख विचारों की बात करें, इनके जो प्रमुख विचार हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, अराजकता पूर्व निर्धारित नहीं। यानी जो अराजकता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती। यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और यह संघर्ष का कारण है, परंतु वेट्स कहते हैं कि यह अराजकता स्वाभाविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या ये कहीं निर्मित है। क्योंकि देखिए, जो हमारा यथार्थवाद है वो मानता है कि जो अराजकता है वो पूर्व रूप से होती है, यानी पुराने टाइम से ही होती है,
लेकिन वेट्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो अराजकता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो होती नहीं है, बल्कि समाज द्वारा निर्मित होती है, समाज द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे अब हम देखेंगे पहचान और रुचियाँ किस तरह से राज्य अपने हितों और पहचान को खुद करते हैं। वह स्थायी या पूर्व निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपसी संवाद, समाजीकरण और नेताओं से बनते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो राज्य है वो कभी भी अपनी जो पहचान है या फिर कुछ भी चीज़ है वो पहले से गढ़ित नहीं होती या पहले से नहीं होती। वो सामाजिक जो संबंध होते हैं या व्यक्ति होता है या ये कहें देश की अपनी जो नीतियाँ होती हैं उनके आधार पर बनता है। अगर देखिए मैं आपको एक व्यक्ति के आधार पर एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, अगर व्यक्ति अच्छे से सभी से बोलेगा, सभी से अच्छे कांटेक्ट रखेगा, सारी चीज़ें प्रिपेयर करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो उसका जो ऑरा होगा या आसपास के जो लोग हैं वो सभी उसे अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट करे कि किसी का कहना ना माने, सारे उसे जो लोग हैं जिनसे भी उसका संबंध है उनसे लड़ता झगड़ता हो, तो सभी लोग उसे गलत कहेंगे। तो यही हम देश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अंतर संबंध और संवाद किस तरह से रचनावाद मानता है कि राष्ट्र के व्यवहार को समझने के लिए यह देखना होगा कि वह एक दूसरे के साथ कैसा संवाद करते हैं और उनके बीच कैसी सामाजिक समझ बनाते हैं। यानी वो जो बात कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ संवाद कैसा है, वो किस तरह से बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अन्य प्रमुख रचनावादी विद्वान किस तरह से। जो अन्य प्रमुख रचनावादी विद्वान हैं इसमें आप लिखेंगे निकोलस ऑनफ। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द को सबसे पहले आईआर के संदर्भ में प्रयोग किया। यानी इन्होंने इस जो वर्ड है इसको आईआर के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्था फिल्मो और कैथिन सिकिंग। इन्होंने रचनावादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और मानवाधिकारों के अध्ययन में उपयोग किया। यानी इन दोनों ने जो मानवाधिकारी है, रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारी अध्ययन है उसमें इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो विचारक हैं वो है हमारे पीटर कैस्टेनस्टाइन। उन्होंने सांस्कृतिक कारकों और घरेलू पहचानों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही महत्वपूर्ण माना। यानी इन्होंने जो घरेलू जो कारक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना है। देखिए, इन सभी विचारकों में से आपको याद होने चाहिए मिनिमम 2 या 3। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे रचनावाद की विशेषताएं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एक स्थिर संरचना नहीं बल्कि विचार, विश्वासों और परस्पर क्रिया से बनी है। यानी यहाँ पर हम कोई भी चीज़ स्थिर नहीं देख सकते, बल्कि जो हमारे विचार होते हैं, विश्वास होते हैं और परंपराएं होती हैं उन पर आधारित देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भाषा और विमर्श की भूमिका किस तरह से शब्द, भाषण और विमर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्मित करते हैं। जैसे आतंकवाद, धमकी, शांति, ये सब समाज द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। यानी हम जो आतंकवाद है, धमकी है, शांति है, ये सभी जो हैं वो समाज द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें नैतिकता और मूल्यों की भूमिका किस तरह से। रचनावाद मानता है कि नैतिक मूल्य, मानवीय अधिकार और वैश्विक विचारधाराएं राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यानी हम कह सकते हैं जो मानवीय मूल्य होते हैं और जो भी हमारे अधिकार होते हैं, वैश्विक विचारधाराएं होती हैं, वो सभी जो है वो समाज द्वारा ये कहें व्यवहार द्वारा उनको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे रचनावाद का प्रभाव और मूल्यांकन किस तरह से हम इसका प्रभाव और मूल्यांकन देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। इसमें आप लिखेंगे ये सिद्धांत आईआर को केवल शक्ति और स्वार्थ तक सीमित न कर सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक आयामों से जोड़ता है। यानी आईआर जो है उसको सीमित ना कर ये जो सांस्कृतिक, सामाजिक, जो वैचारिक आयाम है उनसे भी जोड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें गैर राजकीय इकाइयों जैसे एनजीओ, नागरिक समाज और वैश्विक आंदोलनों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी सिर्फ इसमें सरकारी ही नहीं बल्कि जो गैर सरकारी होते हैं, एनजीओ होते हैं, नागरिक समाज होता है, उनको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हाँ वो लोग भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पहचान के विकास की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझता है, यह समझने का प्रयास करता है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में आप लिखेंगे यह व्यवहारिक नीति निर्माण के लिए पर्याप्त स्पष्ट दिशा नहीं देता। यानी यहाँ हम जो पर्याप्त या फिर स्पष्ट जो दिशा होती है वो नहीं देख सकते। इसमें आप इस नेक्स्ट लिखेंगे इसके कई पहलू
अमूर्त होते हैं जिससे मापना कठिन होता है, यानी इसके कई पहलू जो होते हैं वो अमूर्त भी होते हैं जिन्हें मापना कठिन हो जाता है। ये इसी वजह से इसकी एक समस्या हो जाती है। कभी कभी यह अत्यधिक सैद्धांतिक और कम व्यवहारिक समझा जाता है, और कभी कभी क्या होता है ये अधिक जो सैद्धांतिक है वो हो जाता है और व्यवहारिकता इसमें बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लोग लिखेंगे, रचनावाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में पहचान, विश्वास और विचारात्मकता संचार की भूमिका को उजागर कर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। किस तरह से नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है यह अभी हमने देखा। अलेक्जेंडर वेट्स का योगदान इस सिद्धांत की सैद्धांतिक नींव को मजबूत करने में सबसे प्रभावी है, और अलेक्जेंडर वेट्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। संरचनावाद हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्वीकरण राजनीति केवल भौतिक ताकत से नहीं बल्कि विचारों और सामाजिक निर्णय से संचालित होता है। यानी हम कह सकते हैं जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ भौतिक ताकतों से नहीं, यानी जो हमारी भौतिक ताकतें होती हैं उसी से नहीं, बल्कि जो हमारी सामाजिक निर्माण, सामाजिक जो संरचना है उनको भी प्रभावित करता है, यह उनको भी निर्वाहित करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आज की 21वीं शताब्दी में भी साम्राज्यवाद प्रासंगिक है? यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि साम्राज्यवाद क्या होता है और 21वीं शताब्दी में भी क्या साम्राज्यवाद प्रासंगिक है या यूजफुल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे हम पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे, यानी परिचय से देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, साम्राज्यवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना। यानी एक राष्ट्र द्वारा या एक देश द्वारा दूसरे देश पर या दूसरे देश के क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक वर्चस्व या सांस्कृतिक रूप से उस पर वर्चस्व, अपना अधिकार जमाना। यह वर्चस्व प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो सकता है, यानी वो जो वर्चस्व जमा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, या अप्रोक्ष रूप में आर्थिक और रणनीतिक नियंत्रण के माध्यम से होता है। यानी अगर हम अप्रोक्ष रूप में कहें तो ये आर्थिक और रणनीतिक नियंत्रण के रूप में हम देख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम आर्थिक और रणनीतिक जो रूप होता है उसको भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद का परंपरागत रूप, यानी अगर हम साम्राज्यवाद के परंपरागत रूप की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट रूप औपनिवेशिक साम्राज्यवाद था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर शासन किया। यानी हम कह सकते हैं ये जो साम्राज्यवाद है इसका जो सबसे प्रारंभिक रूप है हम उसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में देख सकते हैं। कब? जब ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने अन्य जो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, उन पर शासन करना या ये कहें उन्हें अपना गुलाम बनाना शुरू किया था, क्योंकि देखिए हम भी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य था संसाधनों का दोहन, बाजारों पर कब्जा और राजनीतिक प्रभाव, क्योंकि ऐसा ही हुआ हमारे देश में भी। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अब हमारे देश में जो संसाधन है उनकी कमी होगी, क्योंकि हमारे जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका दोहन हुआ, उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। बाजारों पर हमारा नियंत्रण छोड़ के जो ब्रिटेन है उसका नियंत्रण हो गया। राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो जमने लगा था इन लोगों का। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। क्या 21वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद प्रासंगिक है? आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन, यानी अगर हम आज की बात करें कि 21वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद प्रासंगिक यानी अभी भी है या नहीं, तो हम किस तरह से देख सकते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, हालांकि पारंपरिक औपनिवेशिक साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है, यानी वो जो कब्जे वाली चीज थी वो तो अब समाप्त हो गई है, लेकिन साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियां आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। लेकिन हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं या ये कहें उसका जो प्रभाव है वो आज भी मौजूद है। उन्होंने नव साम्राज्यवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है, और उन्हीं को अब नव साम्राज्यवाद बोल लो या फिर आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व होता है? बड़ी वैश्विक कंपनियां गरीब देशों के संसाधनों और श्रम का उपयोग कर अत्यधिक मुनाफा कमाती हैं। ऐसा रियल में होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे देशों में अपनी कंपनियां लगाती हैं जो वहाँ पर जो श्रम होता है वो कम होता है, और जो प्राकृतिक संसाधन है या संसाधन होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका अपना तो मुनाफा कमाती हैं और उनका शोषण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा संस्थागत वर्चस्व। किस तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की शर्तें विकसित देशों की नीतियों को नियंत्रित करती हैं। यानी जो IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, जो विश्व स्तर पर है, जो कि विकासशील जो देश होते हैं उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। किस तरह से? क्योंकि ये जो है ये लोन देती हैं किसी भी
भी गरीब या किसी भी ज़रूरतमंद देश को, ठीक है, ये देशों को लोन देने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। पश्चिम संस्कृति, भाषा, मीडिया और जीवन शैली का वर्चस्व स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करता है। यानी जो पश्चिमी संस्कृति है, हम उसका जो प्रभाव है, मीडिया है, भाषा है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब हम इंग्लिश वर्ड्स या इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है बट फिर भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसका प्रभाव देख सकते हैं। चाउमीन, मोमोज़, जीन्स पहनना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब हमारा पहनावा साड़ी थी, जीन्स नहीं थी, बट फिर भी लोग पहनते हैं। तो ये क्या है? ये पश्चिमी की देन है। मोमोज़ खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ये चीन, पश्चिमी देशों की है। हमारे देश की ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे देश में कचौड़ी खाई जाती थी, समोसे खाए जाते थे, बट अब इनसे हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम नई चीज़ें यानी चाउमीन, मोमोज़, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं जो पिज़्ज़ा वगैरह है, ये हमें पश्चिमी जो संस्कृति है उसकी ओर अग्रसर कर रहा है या उसका हम पे प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रणनीतिक नियंत्रण। किस तरह से जो हमारा रणनीतिक नियंत्रण है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे बड़ी शक्तियां छोटे देशों से सैन्य अड्डे और राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए प्रभुत्व बनाए रखती हैं। यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं वो छोटे जो सेना होती है या छोटे जो देश होते हैं या जिनकी सेना बहुत कमज़ोर होती है, वहाँ पर अपने सैन्य जो अड्डे होते हैं या राजनीतिक जो हस्तक्षेप होती है उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाई रहती है। यानी हम कह सकते हैं पहले डायरेक्टली शासन होता था, डायरेक्टली प्रभाव होता था, बट अब इनडायरेक्टली होता है, पर होता अब भी है, ठीक है। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे हालांकि परंपरागत साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल चुका है, परंतु 21वीं सदी में आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य स्तर पर साम्राज्यवाद आज भी प्रासंगिक और प्रभावी है। यानी हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद था, परंपरागत साम्राज्यवाद था, उसका जो रूप है वो बदल गया 21वीं शताब्दी आते आते, लेकिन ये अभी भी आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य स्तर पर हम इसका जो प्रभाव है उसे देख सकते हैं। यह अब प्रत्यक्ष शासनों के बजाय परोक्ष नियंत्रण और प्रभाव के रूप में कार्य करती है। यानी ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट शासन नहीं करती, ये इनडायरेक्ट शासन करती है। इस प्रकार आज भी साम्राज्यवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बन चुका है। यानी आज भी हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है वो इम्पोर्टेंट चुनौती बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल IR आयाम पर चर्चा कीजिए। यानी जो ग्लोबल IR आयाम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में लिखेंगे ग्लोबल IR का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को पश्चिमी दृष्टिकोण की एकांकी सीमाओं के बाहर निकालना, वैश्विक समावेशी और विविधतापूर्ण बनाना है। यानी देखिए जो भी हमारी ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उन्हें एक आयाम यानी एक ही जो पश्चिमी दबाव है उससे बाहर निकालकर वैश्विक समावेशी और विविधतापूर्ण उसे बनाना है। और IR का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल अमेरिका या यूरोप के अनुभवों से न केवल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति और चिंतन परंपराओं को भी समान महत्व देने की वकालत करता है। यानी देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन्हीं का प्रभुत्व रहता है, लेकिन इन सबके प्रभुत्व को हटाकर जो एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनकी जो अपने वर्चस्व हैं, अपना जो इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है, उनको भी जगह देना है ताकि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो इतिहास है वो भी रह सके, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्लोबल IR के प्रमुख आयाम। अगर हम इसके प्रमुख आयाम की बात करें तो पहला आप लिखेंगे पश्चिमोत्तर केंद्रीकरण की आलोचना। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे अब तक IR के सिद्धांत मुख्यतः पश्चिम देशों के विकसित हुए और उन्होंने अपनी ही राजनीतिक, सामाजिक स्थिति को वैश्विक मानक मान लिया। ग्लोबल IR इस एकरूपता को चुनौती देता है। यानी देखिए अगर हम इनकी बात करें तो देखिए अभी तक जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने ही अपना जो विकास है, अपना जो इतिहास है उसको दिखाया, अपनी जो राजनीतिक स्थिति है, और इसी को एक तरह से जो वैश्विक आयाम है उसके रूप में देख लिया, और देशों की जो राजनीति है और देशों की जो स्थिति है उसे नज़रअंदाज कर दिया था। इसी वजह से ग्लोबल IR जो है वो इसी चीज़ को उजागर करने और जो दूसरे देश हैं उनका जो इतिहास है उसको एक तरह से दिखाने का कार्य करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय ज्ञान और परंपरा का महत्व। किस तरह से ग्लोबल IR विभिन्न सभ्यताओं के दृष्टिकोण जैसे कन्फ्यूशियनिज्म जो कि चीन की थी, वसुधैव कुटुंबकम जो कि हमारे भारत की थी, उम्बुटू जो कि अफ्रीका थी, आदि के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को शामिल करती है। यानी अब ये जो है ये अन्य जो संस्कृति हैं, अन्य जो देशों की संस्कृति है उनको भी उजागर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक विविधता और बहुलता। किस तरह से यह मानता है कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और
सामाजिक विविधता को महत्व देना ज़रूरी है। यानी देखिए, किसी भी वैश्विक राजनीति को समझने के लिए उस देश की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जो विविधता है उनको समझना, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अन्य पॉइंट। नेक्स्ट आप लिखेंगे अभ्यस्त ज्ञान की पुनर्संरचना। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे ग्लोबल IR पारंपरिक शक्ति राजनीति के स्थान पर न्याय, पहचान, नैतिक और उपयोग सहयोग को भी सहमति देता है। यानी जो हमारी परंपरागत जो न्याय है, शक्ति है, उसको भी, न्याय को, पहचान को, नैतिकता को सहयोग देता है और उसे आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे ग्लोबल IR एक नवीन और आवश्यक दिशा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और सैद्धांतिक रूप से विविध बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्विक राजनीति को सभी क्षेत्रों में की आवाज़ और अनुभवों के आधार पर समझा जाए, ना कि केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से। यानी देखिए, ये एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये कहीं सबसे ज़्यादा उजागर करती है कि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी लॉ है, या फिर जितनी भी राजनीति है, सभी को समझने के लिए हम सिर्फ जो पश्चिमी दृष्टिकोण है उसको आधार नहीं मान सकते। क्योंकि हर देश की अपनी राजनीति है, हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, हर देश की अपनी सिचुएशन है, अपना समाज है। तो हमें सभी देशों की जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए, ना कि पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था है या पश्चिमी जो समाज है उसी के आधार पर पूरे विश्व को मान लेना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, जो कि IR उजागर करने का कार्य करता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों वो आप लोग देख पाएँ एंड अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम ID, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की स्टडी को एक तरह से ईजी बना देंगे। आप लोग ईजिली वीडियोज़ देख पाएंगे, आप लोगों को लिंक ईजिली मिल जाएगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था कि आप लोगों को ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। चलिए फिर आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।